हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज इम्पोर्टेंट मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के लिए। और उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको जानना है स्विट्ज़रलैंड की संसद के बारे में, यानी स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में। यानी इससे पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया था स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका, उसको संघीय सरकार कहा जाता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो व्यवस्थापिका है उसे कहा जाता है संघीय संसद के नियंत्रण वाली व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय सरकार यानी कार्यपालिका हो गई। आज हम अपने स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में, यानी सिंपल सा आपको दिख रहा होगा स्विस संघीय संसद। वहाँ पे संसद नहीं बोला जाता है, संघीय संसद बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंटनों से मिलाकर एक बनती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पर लगभग 23 कैंटन है। कितने कैंटन हैं? 23 छोटे मोटे ऐसे करके देखें। ऐसे तो देखो जो अपने यहाँ पे कैसे कहते हैं कि एक तो राज्य है, एक केंद्र शासित है, उसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी 20 तो है पूर्ण कैंटन। 20 तो क्या है? पूर्ण कैंटन। पूर्ण कैंटन का मतलब राज्य, कैंटन का मतलब राज्य। और 6 जो हैं वो है अर्ध कैंटन। क्या है? अर्ध कैंटन। अर्ध कैंटन का मतलब जैसे अपने केंद्र शासित राज्य वैसे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 26 है, लेकिन इनको आधा, जितना प्रभाव इसका है इससे आधा प्रभाव इनका रहता है। ये तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि ये जो कैंटन हैं इन कैंटनों से मिलाकर ही संघीय सरकार या संघीय संसद बनती है। ठीक है, तो अलग अलग राज्य में हैं, लेकिन सबकी मिलाकर एक संघीय संसद का निर्माण होता है। अब जैसे अगर बताऊं तो स्विट्ज़रलैंड का जो अपने संविधान जो लागू हुआ था, बदल के वापस देखो 1848 में संविधान लागू हुआ था, उसको 1874 में बदल दिया गया। लेकिन फिर वो बदलने का मतलब पूरा एक नया संविधान बनाने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से एक नया संविधान है वो 18 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1998 से स्विट्ज़रलैंड का नया संविधान है वह अस्तित्व में। आज वर्तमान में की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वह यहाँ पे ध्यान रखें 1999 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 98। तो इसी अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्था है वो संचालित होती है। और इस संविधान के अनुच्छेद 148, इनके संविधान का जो अनुच्छेद है 148 के अंतर्गत है कि संघीय व्यवस्था जिसमें कैंटन और कैंटनों के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और उसके हितों की रक्षा के लिए एक संघीय संसद का निर्माण किया गया है। और संघीय संसद है, ये संघीय संसद का निर्माण किया इसके अकॉर्डिंग। और इसके अंतर्गत इसके 2 सदन होंगे। क्या होंगे? 2 सदन होंगे। और 2 सदन जैसे लोकसभा राज्यसभा नहीं होती वैसे, तो 2 सदन होंगे। ये सिंपल ध्यान रखना। एक होगा सीनेट। क्या होगा? सीनेट। और दूसरा होगा प्रतिनिधि सभा। क्या होगा? प्रतिनिधि सभा। ठीक है, ये 2 होंगे। अब मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि संघीय संसद और प्रतिनिधि सभा के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है ना, वैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। भले ही 2 सदन है, लेकिन दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, दोनों को बराबर, समझिएगा गहराई से, न सीनेट को ज़्यादा पावर है न प्रतिनिधि सभा को, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है और दोनों को बराबर पावर दिया हुआ है, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं दोनों के बारे में। ठीक है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बारे में बात करते हैं। तो अब सीनेट को हम बता देते हैं कि सीनेट का कार्यकाल वगैरह वो सब चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, इसकी संगठन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें कि रचना, स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संसद है उसकी रचना कैसे होती है। तो रचना के अंतर्गत सीनेट और प्रतिनिधि सभा इनसे मिलकर बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम जब शुरू करें तो आपसे सबसे पहले ये चीज़ आपने पूछा चाहेंगे, और ध्यान रखिएगा कि उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा है, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए ना। तो ये जो सीनेट है इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। जैसे राज्यसभा है वैसे, लेकिन वैसी नहीं है ये दोनों है पावर में बराबर, लेकिन उसको उच्च सदन कहा जाता है और इसको कहा जाता है निम्न सदन। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें ये बता रहा हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था सीनेट, तो सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, सीनेट के अंदर कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए सीनेट के अंदर मैंने क्या बताया कि 20 तो है पूर्ण कैंटन और 6 हैं अर्ध कैंटन। 6 क्या है? अर्ध कैंटन, जैसे अभी मैंने वहाँ पे बताया। और 20 क्या है? पूर्ण कैंटन, यानी पूर्ण राज्य है, पूर्ण कैंटन। ठीक है, तो
पूर्ण कैंटन से, ध्यान रखिएगा, पूर्ण कैंटन से तो पर कैंटन से 2 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आएंगे? सदस्य यहाँ पे लिख देता हूँ। पूर्ण कैंटन से 2 सदस्य प्रतिनिधि सभा में आते हैं और अर्ध कैंटन से यानी हर कैंटन से 1 मेंबर आएगा। कितना आएगा? 1 मेंबर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से कितने मेंबर आ गए? अर्ध कैंटन से 6 मेंबर हो गए। अब यहाँ से पर कैंटन से 2 आ रहे हैं तो कितने हो गए? 40 हो गए। कितने हो गए? 40 हो गए। अब 40 और 46 मिला के कितने हो गए? 46। यानी सीनेट के अंदर सदस्य संख्या कितनी है? 46 है। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अर्ध कैंटन को 1-1 सीट प्राप्त है, लेकिन पूर्ण कैंटन को 2-2 सीटें प्राप्त है। इस तरह से आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जब ये व्यवस्था कर दी गई है तो इन दोनों में सिस्टम ये रखा गया है कि दोनों का जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव की बात करें तो चुनाव में ये रखा गया है कि 18 वर्ष उम्र प्राप्त स्विच कैंटनों के नागरिकों को मत देने का भी अधिकार है। सीनेट, प्रतिनिधि सभा, इसके अलावा हम बात करें कि संघीय सरकार हो या संघीय न्यायालय, उनकी सदस्यता प्राप्त होती है। यहाँ पे सिंपल थिंग्स रखी गई है कि क्या योग्यता है यहाँ के सदन, दोनों सदन यानी एक संघीय संसद के मेंबर बनने की क्या योग्यता है। तो मेंबर यही है कि वो 18 वर्ष का होना चाहिए और उसका वो जिस कैंटन में रह रहा है यानी उसके किसी भी कैंटन में उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो वह सीनेट का चुनाव भी लड़ सकता है और प्रतिनिधि सभा का भी चुनाव लड़ सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि हम बात करें कार्यकाल, तो कार्यकाल में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष का होता है। कार्यकाल की बात करें, यहाँ पे चुनाव के बारे में आपको समझ में आ गया। अब चुनाव पद्धति की बात करूँ तो प्रत्यक्ष से कैसे चुनाव होता है? प्रत्यक्ष रूप में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप, जैसे अपने राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, राज्यों के विधानसभाओं से सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर सीधा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। अब बात करें कार्यकाल, तो कार्यकाल के अंतर्गत कहा गया है इनका कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष का होगा। किसी कैंटन के अंदर सदस्य का 1 ही वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें इसी तरह से इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा कि स्विच व्यवस्था के अंतर्गत ये सिस्टम रखा गया है कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना हो या संघीय संसद का चुनाव लड़ना हो, पादरी और संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वह मतदान में भाग नहीं लेते, ठीक है ना। यानी कौन भाग नहीं लेता या कौन सदस्य नहीं बनता है? एक तो पादरी हैं और दूसरी अगर बात करूं कि इनकी जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार, पादरी और संघीय सरकार के जो सदस्य है ना, वे सदस्य इनके अंदर भाग नहीं लेते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसमें? इन दोनों की बात करूं। अब जैसे अगर कंपेयर में बात करूं तो प्रतिनिधि सभा, अब प्रतिनिधि सभा की बात करके इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसके मेंबर की जो संख्या है ना, सदस्य संख्या, वो है 200। कितनी है? 200 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर ये रखा गया है कि किस आधार पर चुनाव होता है? तो चुनाव रखा गया है प्रत्यक्ष रूप में। चुनाव पद्धति कैसी है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इसके अलावा इनके किस प्रकार से सदस्य आए? तो जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे अपने लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या रखा गया है कि जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया कि 5 लाख, अब 5 लाख जिस क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ से एक सदस्य का निर्वाचन होता है, ये रखा गया है। यानी जहाँ जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं, यूपी से ज़्यादा आते हैं, राजस्थान से कम आते हैं, क्योंकि जनसंख्या का है। तो यहाँ पर ये रखा गया कि ये 200 मेंबर कैसे हैं, तो जिस कैंटन की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो इस तरह से न्यूनतम, मान लीजिए किसी की जनसंख्या कम है तो न्यूनतम एक प्रतिनिधि का चुनाव तो होगा, न्यूनतम एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अधिक जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा सदस्य चुने जाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ इनके बड़े जो इलाके हैं, एक तो है बर्न्स, एक है ज्यूरिक्स, ये बड़े कैंटन हैं, स्विट्जरलैंड के बड़े कैंटन हैं। और यहाँ पर इनकी जो सदस्य संख्या मैं बताऊँ तो वो है सदस्य संख्या 32 और 31, यानी बर्न्स की 32 है और ज्यूरिक्स की 31 है। तो ये कैसे हुआ, जनसंख्या के अनुपात में वहाँ के कैंटनों को प्रतिनिधि सभा में भागीदारी दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें कार्यकाल कितना है इनका, तो कार्यकाल है 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको सिंपली बताया इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और इस तरह से अगर बात करें तो ये जो सदस्य वो 4 वर्ष के लिए ही प्रतिनिधि सभा के चुनाव के अंतर्गत मेंबर होते हैं और इसके बाद उनको त्यागपत्र देना मतलब समाप्त हो जाती है ये व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कहेंगे कि इनके प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है, आप कहेंगे योग्यता क्या है, तो योग्यता जैसे मैंने यहाँ पे लिखवा दी थी, योग्यता वापस एक बार लिखवा देता हूँ कि 18 वर्ष का होना चाहिए और स्विस कैंटन का नागरिक होना चाहिए, स्विस कैंटनों का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, ये सिंपल थिंग्स है। और इसके अलावा जस्ट मैंने अभी बताया कि पादरी और संघीय सरकार के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर प्रतिनिधि सभा के मेंबर नहीं होंगे, यानी दोनों की क्वालिफिकेशन सेम रखी गई हैं। और कार्यकाल हो गया, संख्या अनुपात हो गया, चुनाव कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो चीज़ें वो दोनों में कॉमन है कि किस तरह से संघ का निर्माण होता है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मतलब अगर दूसरे देशों की जैसे बात करें तो संघ से थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन रखा गया है, यहाँ पर कॉमन रखा गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सीनेट का उच्च सदन है, यानी उच्च सदन है ना वो सीनेट है यहाँ पर, और निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा है। सदस्य संख्या में थोड़ा फर्क है, चुनावी प्रक्रिया सेम है, कार्यकाल सेम है, कौन योग्यता हो सकता है वो सेम रखा गया है। यानी यहाँ पर बिल्कुल ये सेम चीज़ें हैं, जो थिंग्स है वो रखी गई हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, या फिर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस ये मैं आपको समझाना चाहता था। और इसमें बस एक चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि सीनेट के जो मेंबर होते हैं वह किनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके कैंटनों का। जैसे राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे सीनेट के मेंबर हैं वह उनके कैंटन यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये पूर्ण रूप में होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इनके पदाधिकारी कौन होते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, जल्द ही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो एक ज़बरदस्त PDF के साथ आपको मिलेंगे, जिसमें विथ सॉल्यूशन भी होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मिलेंगे और उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो मैं क्लास उसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दूँ वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पदाधिकारी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए सेम बता रहा हूँ, दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ से अब हटा देता हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सेम सिस्टम रखा गया है। ठीक है ना, आप बोले सीनेट की बात करें प्रतिनिधि सभा की, तो दोनों के अंदर मैं बता देता हूँ। इन दोनों में एक होता है अध्यक्ष, क्या होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, क्या होता है उपाध्यक्ष। अब बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ पर वही बात रखी गई है, इनके सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है। अब बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष। उपाध्यक्ष
का हो या अध्यक्ष का हो, दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक व्यक्ति, ठीक है ना, मान लीजिए अल्फा नाम का कोई व्यक्ति है, वह अगर इसमें से किसी भी का एक अध्यक्ष है तो दोबारा अगले साल वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है, क्योंकि लगातार अध्यक्ष बनने की परंपरा यहाँ पे नहीं रखेगी, ये सही इसलिए। और अगर बात करें अगर उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष की बारी उसकी आ सकती है, लेकिन अध्यक्ष लगातार अध्यक्ष नहीं बन सकता है। इसके अलावा अब आप ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल पावर वगैरह क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनका कार्यकाल पावर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले ध्यान रखिएगा कि इनका जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष दोनों अलग अलग कैंटन से चुने जाएंगे। कहते हैं मतलब एक ही राज्य से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं चुने जाते हैं, यानी इनका जो चयन होता है वो हम यहाँ पे बता दूं, अलग अलग कैंटनों से इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं दोनों में शामिल बता रहा हूँ ये चीज़ कि सीनेट में भी यही प्रक्रिया है, प्रतिसभा में भी यही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए और फिर कहें कि सर इनकी क्या व्यवस्था है, दोनों की सेम व्यवस्था है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इनका काम बस देखो, काम क्या है, काम की सिंपल सी थिंग्स है कि सदन की अध्यक्षता करना। क्या करना? सदन की अध्यक्षता करना, यही इनका काम होता है दोनों का। इसके अलावा बात करें और दूसरा क्या काम होता है कि ये मतदान में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ जब निर्णायक मत की बारी होती है, निर्णायक मत की स्थिति में मतदान करते हैं। दोनों में सेम मैं वापस बता रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का अधिवेशन भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन का क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम है, अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो अधिवेशन इनके निश्चित समय पर होते हैं, यानी यहाँ पे बता देता हूँ, निश्चित समय पर अधिवेशन पृथक होता है। ठीक है, और अगर कभी विशेष अधिवेशन की जरूरत पड़े तो ध्यान रखिएगा, संघीय सरकार के प्रस्ताव पर इनके विशेष अधिवेशन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया पृथक। क्या इनके प्रतिनिधि सभा सीनेट का संयुक्त अधिवेशन होता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है? बिल्कुल होता है। तो ये थोड़ा मिटा देते हैं और आपको संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वो संख्या का वगैरह फर्क था जो मैं आपको बता दिया। बाकी दोनों में सेम सी थिंग्स हम चल रहे हैं, शक्तियाँ भी सेम थिंग्स होगी, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इनके संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष का काम हो गया, निपटा दिया, अपना अध्यक्ष को यहाँ पे गायब कर लेते हैं। अब बात करें संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन की क्या व्यवस्था है? तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वह संविधान की धारा 157 कहती है कि इनके लिए एक संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन होगा। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों होता और कब होता है? तो ये रखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन या तो संघीय सरकार के चुनाव के समय, संघीय सरकार का जब चुनाव होना हो तब संयुक्त अधिवेशन करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ क्षेत्राधिकार के संबंधित, ठीक है ना, उच्च संघीय सत्ताओं के क्षेत्राधिकार संबंधित विवाद, दूसरा होता है संघीय संसद के क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद हो, क्षेत्राधिकार संबंधी क्या हो, विवाद हो, तब संयुक्त अधिवेशन है वो करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें कोई समाधान पत्र की जरूरत पड़ती हो,
समाधान पत्र, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो व्यवस्था है वो संघीय अधिवेशन के लिए होती है। इसके अलावा ऐसी बात करें कोई विधेयक कंफ्यूजन हो तो नहीं, विधेयक के ऊपर कोई संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गणपूर्ति क्या है। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा गणपूर्ति की बात करते हैं 1/10 यानी दशांश भाग होता है, तो यहाँ पे गणपूर्ति क्या है इनके सदन की, तो गणपूर्ति है बहुमत। क्या रखा गया है, इनकी गणपूर्ति है बहुमत, यानी जो सदस्य संख्या है उसका आधे से एक अधिक होता है तो वह उनकी गणपूर्ति कही जाती है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जब निर्णय प्रक्रिया की बात करें, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो निर्णय लेने की मैं व्यवस्था आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर व्यवस्था अलग अलग रखी गई है कि अगर निर्णय लेना हो तो प्रस्ताव पर डिपेंड करता है। निर्णय प्रक्रिया में होता है कि वो प्रस्ताव संघीय सरकार के द्वारा आया हुआ है या संसद के द्वारा ही आया हुआ, सदनों के द्वारा, या हम बात करें कि लोक निर्णय के द्वारा। तो प्रस्ताव जिस आधार पे आता है उस आधार पर ही वहाँ पर निर्णय होता है, ठीक है ना, वो बात अलग है। लेकिन गणपूर्ति के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुमत रखा गया है, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनके जो सदन है इससे संबंधित कुछ प्राधिकार आयोग और समितियां होती हैं, जो आप नोट कर लीजिए। एक होता है संसदीय आयोग, संसदीय आयोग, इनके संविधान में व्यवस्था की है कि संसद से संबंधित किसी भी तरह की व्यवस्था कार्य प्रणाली को लेकर एक संसदीय आयोग की व्यवस्था की गई है। और संसदीय आयोग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनका जो आर्टिकल है 153 के अंतर्गत इनकी संसद यानी प्रत्येक सदन में इनके सदस्यों के मिलने से विधायी संबंधी अन्य कोई कार्य सौंपे जाते हैं तो उसको लेकर संसदीय आयोग है वो काम करता है। इसके अलावा एक होता है संसदीय वर्ग। क्या बात करिए, संसदीय वर्ग। तो इनका जो आर्टिकल है जिसकी हम बात करें 154, कंटिन्यू बता रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 154 में संसदीय वर्ग के बारे में बात की गई है कि संसदीय जो वर्ग है वह इनका जो कार्य होता है कि वो संसद के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करना है, ठीक है ना। संसद के अंतर्गत सौंपे गए अलग अलग वर्गों कार्य वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा संसदीय सेवाओं की व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संसदीय सेवाओं की जो व्यवस्था है वह 155 के तहत की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत की गई है। तो ये था इनकी संरचना के बारे में। अब बात करते हैं संघीय संसद के पास शक्तियां और कार्य क्या है। समझ में आया? शक्तियां और कार्य वो समझ लीजिए। संघीय संसद की शक्तियां एवं कार्य। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संघीय संसद में दोनों को शक्तियां बराबर प्राप्त है, इसलिए एक साथ ही दोनों की लिखनी है, अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इनके कार्यों के बारे में जो वर्णन है वो ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत संघीय संसद के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 160 से लेकर 173 तक है। अनुच्छेद 160 से 173 तक है वो संघीय संसद की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि पहला पॉइंट क्या होता है? विधायी शक्ति। क्या कहेंगे? विधायी शक्ति के बारे में दोनों कॉमन बता रहे हैं हम यहाँ पे। लोकसभा राज्यसभा की तरह यहाँ पे अलग अलग नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब दोनों को जब बराबर है तो विधायी क्षेत्र में क्या क्यों है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ये समझा रहा हूँ इससे पहले संघीय सरकार को समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि संघीय सरकार यहाँ पे वास्तविक प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो संघीय सरकार का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसके द्वारा भी कानून व्यवस्था है वो बनाई जाती है। तो इसलिए इनको यहाँ पर समझना, उसको समझना और इनको दोनों को बराबर समझना होगा। तो बात करें संघीय संसद मूलतः विधायी सभा और उसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण। क्या है? कानून निर्माण। तो इसकी विधायी के मतलब ही ये होता है कि कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। विधायी क्षेत्र का मतलब ही होता है कि कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कानून बनाना की जो व्यवस्था है वह संघीय सरकार की है, वह कानून का निर्माण करती है, क्योंकि कानून प्रस्ताव इनके पास आते हैं।
लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिए कानून बनाने के अतिरिक्त संघीय जो सरकार है वो संघीय आधिकारिक आदेश जारी करती है। संघीय आधिकारिक आदेश क्या चीज़ आपको समझ में आई? कानून बनाने के अलावा बस संघीय संसद है वो समय समय पर अध्यादेश भी जारी, यानी आधिकारिक, उनको ये अधिकार है, अधिकारक के तहत वो अध्यादेश भी जारी करती है। ठीक है ना, ये सिंपल सी थिंग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था देखिए। अब यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको ही कानून बनाने का अधिकार है, नहीं, संघीय सरकार भी कानून बना सकती है, पारित यहाँ से होंगे या फिर डायरेक्ट लोगों के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोगों की बहुत, देखो यहाँ पे एक सिंपल थिंग है कि अगर स्विट्जरलैंड के 1 लाख लोग मिलकर कोई प्रस्ताव, अगर 1 लाख मिल जाए, 1 लाख लोगों के द्वारा मिलकर कोई प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को संघीय संसद को मानना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना पड़ता है। तो इस तरह से काफ़ी जो विवाद है, तो काफ़ी ऐसे निर्णय हैं, वो काफ़ी मतलब इनके जो कानून है ना वो लोक निर्णय के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर? मान लीजिए कि नॉर्मल कानून तो ये बना लेती है, लेकिन कोई कानून इनके कैंटन से संबंधित है, अधिकारों से संबंधित है, तो ऐसा कानून इनके संघीय सरकार के द्वारा बना दिया जाए, लेकिन उसे वापस लोक निर्णय के पास भेजा जाता, मतलब लोगों के पास, और लोगों के द्वारा उस पर मतदान किया जाता है और मतदान के बाद फैसला किया जाता है कि ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इस प्रस्ताव को 1 लाख मेंबर के द्वारा रोक दिया जाए और 1 साल तक वो कुछ गतिविधि न हो तो संघीय संसद के द्वारा बनाया गया प्रस्ताव भी रद्द हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोक निर्णय की बहुत ज़्यादा व्यवस्था रखी गई है कि कानून बनाने का अधिकार इसको है, लेकिन लोक निर्णय का प्रभाव यहाँ पे रहता है। इसके अंदर एक मैं चीज़ बताऊँ आपको, ध्यान रखिएगा कि कानून बनाने के ऊपर ही एक होता है अत्यावश्यक व्यवस्थापन। देखो इसमें ये होता है कि यहाँ पर जो भी कानून बनते हैं ना, कानून बनने के बाद उसी लोक निर्णय के बाद भेजा जाता है। जैसे अपने तो क्या है, संसदीय लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाते और राष्ट्रपति पास कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि संसद के अंदर कोई प्रस्ताव आया है तो वो कानून बना रहे तो उसे पास करने से पहले लोक निर्णय के पास भेजा जाना होता है। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे बहुत व्यवस्था है। लेकिन लोक निर्णय के पास भेजना मतलब उस कानून, उस विधेयक का कब जाके कानून बनेगा नहीं कह सकते। देखो कन्फ्यूज हो रहा था, मैं ऐसे बता दूं कि ये संसद है इसकी। अब संसद के अंदर मान लीजिए संसद के द्वारा कोई कानून बनाना है तो वो प्रस्ताव यहाँ पे आएगा। इसके बाद वो प्रस्ताव है वह सीधे ही पास नहीं होता है, उस प्रस्ताव पर लोक निर्णय लिया जाता है। क्या होता है? लोक निर्णय। लोक निर्णय का मतलब मैं आपको बता दूं, लोगों के पास जाता है और लोग उनके ऊपर मतदान देते हो, तब अगर वो पास होता तो आगे बढ़ता है। और दूसरा प्रस्ताव है वह अगर संघीय सरकार के द्वारा लाया जाता है तो वो प्रस्ताव यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो प्रस्ताव वापस लोक निर्णय के पास जाता है। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव लोक निर्णय के द्वारा ही लाया जाता है कानून बनाने के लिए, उन्होंने 1 लाख लोगों ने कहा कि हमें ऐसा कानून बना, तो अगर लोक निर्णय के यानी लोगों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया है तो ऐसा प्रस्ताव फिर यहाँ से अगर पास हो जाता तो वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन व्यवस्थापन क्या है? अत्याधुनिक व्यवस्थापन। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा विधेयक, ऐसा प्रस्ताव जो कुछ इमरजेंसी के समय ऐसा प्रस्ताव सीधा संघीय संसद में लाया जाए। कहाँ लाया जाए? संघीय संसद में लाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा प्रस्ताव जिस पर तुरंत प्रभाव से कानून बनना चाहिए, तो ऐसा प्रस्ताव किस नाम से आएगा? अत्यावश्यक व्यवस्थापन। और ऐसा प्रस्ताव फिर यहाँ पर सीधा ही पारित हो जाता है, यहाँ से वो लोक निर्णय के पास नहीं जाता क्योंकि उसको जल्द कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, तो कानून निर्माण के बारे में क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा कि तुरंत कोई अगर ऐसा कानून हो जो जल्दी से प्रस्ताव पारित करवाना हो तो वो अत्याधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्ताव आता है। अदरवाइज ये इस तरह से सिस्टम होता है। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति, ये समझ में आ गई होगी। दूसरी इनकी शक्ति है संविधान में संशोधन, संघीय संसद की। संविधान में संशोधन,
इनका जो संविधान है जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसकी व्यवस्था, आर्टिकल सब कुछ समझ लिया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं तो सिंपल थिंग्स है कि प्रत्येक संविधान संशोधन प्रस्ताव है वो दोनों के द्वारा पारित होने के बाद लोक निर्णय के पास भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? लोक निर्णय के पास। और इस तरह से स्विस लोगों के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव वो संघीय संसद के ऊपर विचार हो सकता है। यानी देखिए, संविधान में संशोधन, यहाँ पर बात किसकी करें? संघीय संसद, यानी दोनों के पास बराबर पावर है। तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो कौन ला सकता है? संघीय संसद के द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? संघीय संसद के द्वारा। कैसा प्रस्ताव? संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। तो अगर वह संघीय संसद के द्वारा लाया जाता है तो यहाँ से पास होने के बाद, संविधान में संशोधन वाला प्रस्ताव यहाँ से पास होने के बाद वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? आरंभक में लोक निर्णय के पास जाता है। जब ये भी अगर अपने बहुमत से पास कर दे तब संविधान संशोधन वैलिड होता है। समझ में आया ना? अपने यहाँ पर क्या है कि संसदीय संविधान में संशोधन का कार्य करती है, लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या संशोधन पारित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव वो संघीय संसद भले ही लाए लेकिन वह लोक निर्णय के पास जाता है। अब मान लीजिए ऐसा प्रस्ताव जो डायरेक्ट 1 लाख लोगों के द्वारा, स्विट्जरलैंड के 1 लाख लोग अगर इकट्ठे होकर संविधान में संशोधन करने की बात करें तो ऐसा प्रस्ताव है उस पर संघीय संसद में विचार हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन संबंधी। ये मिटाना थी तो वैसे मिटा दिया है, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। ये आपके नोट करना था इसलिए संविधान में संशोधन वापस लिख देते हैं। तीसरी पावर की हम बात करें, जैसे अभी मैंने कहा निर्वाचन, और इसके अलावा नियुक्ति भी आती है इसमें, नियुक्ति संबंधी शक्ति। तो ध्यान रखें, निर्वाचन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फ्रेश फील कीजिए और फिर समझिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है। और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आपके भविष्य की आपकी प्लानिंग को बनाता है। तो इसलिए जब लगे कि मन नहीं लग रहा है तो मन को थोड़ा सा कंसंट्रेशन, फोकस पे लगाइए, या कुछ ऐसी चीज़ पे गौर कीजिए जो आपको कहे कि उससे अच्छा होने वाला है, या ये सोचिए कि अब अगर ये नहीं किया तो आगे क्या होगा। मन बड़ा संचल होता है, तो मन की कदापि न सुने, वही करें जो समय के अकॉर्डिंग सही है और समय के लिए हमें प्रयास भी करना होगा। तो समय हमें प्रयास और समय की विविधता बताता है। तो मन की न सुने, दिमाग की सुने, तभी आप सही से अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो निर्वाचन संबंधी के अगर मैं आपको बताऊं तो संघीय संसद है वह महत्वपूर्ण संस्था के सदस्यों की नियुक्ति करती है। कहने का मतलब है इनके अंदर बहुत सी अच्छी संस्था है स्विट्जरलैंड में। तो इन संस्था के जो सदस्य होते हैं ना, सदस्यों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। यानी अपॉइंट तो संघीय सरकार करती है, लेकिन इस नियुक्ति की जो वेरीफाई है वो संघीय संसद के द्वारा होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और संविधान के अनुसार संघीय संसद और संघीय न्यायपालिका के सदस्यों, संघ के चांसलर और संकट काल में मुख्य सेना अधिकारी के सुनने की व्यवस्था भी होती है। ठीक है, चांसलर, न्यायाधीश या केंद्राध्यक्ष संकट काल के समय इनको सुनने का अधिकार भी, निर्वाचन करने का अधिकार भी इनके पास आ जाता है। ठीक है, बात करें तो क्योंकि देखिए जो संघीय सरकार है उनको अगर आप समझेंगे ना तो ये पॉइंट और भी इजी हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नियुक्तियों का उनके पास पूरा अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ इसको वेरीफाई करने का काम करती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कार्यपालिका। वैसे बात करें स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार सबसे शक्तिशाली सरकार कार्यपालिका है, लेकिन इसके अलावा भी संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ काम है। पहला का क्या काम है कि संघीय सरकार पर नियंत्रण रखना, संघीय सरकार पर नियंत्रित व्यवस्था,
या नियंत्रण रखना। क्या रखना? नियंत्रण रखना। ये बड़ा अच्छा काम है इनके पास। इसके अलावा वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। और इसकी व्यवस्था अगर मैं बताऊं तो उनके अनुच्छेद आर्टिकल है ना 167 में कही गई है कि वैदेशिक संबंधों के बारे में इनको पावर प्राप्त होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो भी है वह पूरी तरह से उनके संघीय सरकार के द्वारा भले ही स्वीकृति की जाए, लेकिन इसकी अनुपालना वापस कार्यपालिका में मतलब इनकी संघीय संसद में होती है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। इसके अलावा कार्यपालिका की और बात करें तो संघीय सत्ताओं का निरीक्षण का मैंने आपको बता दिया है। बात करें संघीय सरकार के ऊपर नियंत्रण के बारे में, इनका जो कौन से आर्टिकल के अंदर व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। ठीक है। वित्तीय शक्ति, बिल्कुल, इसके बगैर तो शक्तियों का अध्ययन ही अधूरा रह जाता है। वित्तीय शक्तियों में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि संसद, जो संघीय संसद है, उसकी सबसे बड़ी है कि वे शक्ति जो प्रमुख है वो है बजट की स्वीकृति से संबंधित। क्यों? क्योंकि मतलब ये जो है वह बजट को स्वीकृति देती है, बजट की स्वीकृति, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बजट ये नहीं बनाती है, बजट बनाने का काम संघीय संसद का नहीं है, बजट बनाने का काम संघीय सरकार का है। संघीय सरकार ही बजट पारित करती है, लेकिन उस बजट को स्वीकृति करने का काम संघीय संसद करती है। तो ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे ध्यान रखिएगा कि संघीय सरकार बजट पारित करती है या बजट बनाती है या बजट लाती है, लेकिन उस बजट की स्वीकृति है वह वित्तीय मतलब ये संघीय सरकार के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ही ये काम महत्वपूर्ण रूप में किया जाता है। और बात करें कि वित्तीय बजट की स्वीकृति यानी वित्तीय शक्ति के ऊपर लोक निर्णय नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट शक्ति, कैंटनों से संबंधित यानी राज्यों से। कैंटनों से संबंधित संघीय सरकार को क्या शक्ति प्राप्त है? तो जो संघीय संसद है ना, संघीय संसद को यह भी अधिकार है कि वह कैंटनों के संविधान और उसके संशोधन की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करती है। और इसके अलावा कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उन संधियों का अनुमोदन है वो संसद करती है। और अगर कोई अव्यवस्था हो, शांति व्यवस्था मतलब शांति के लिए हो या शांति सेना या संघीय सेना हो, तो इसके लिए इसका काम होता है। सिंपल थिंग्स है। वापस अगर आपको मैं बताऊं, लिखवा दूं, क्योंकि मुझे मैंने बताया शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो वापस समझ लीजिए जो बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि कैंटनों के संविधान की जाँच, इनके हर एक कैंटन का एक संविधान होता है, इसलिए मैं वापस वो भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि जो कैंटन संधि समझौते करते हैं, कैंटनों की संधियों को अनुमोदन करना। ठीक है ना, क्या करना? अनुमोदन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइटिंग बताना ज़्यादा है तो राइटिंग थोड़ा स्लिप हो सकती है। इसके अलावा संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, लेकिन व्यवहार में कौन करता है? व्यवहार में संघीय सरकार करती है। देखो, संघीय सेना यानी इनकी राष्ट्र की जो सेना है वह किसके अधिकार में प्रयोग करने की बात कही है? संघीय संसद। लेकिन मतलब सिद्धांत रूप में तो यही कहा गया है, लेकिन व्यवहार में संघीय सेना का प्रयोग है वो संघीय सरकार करती है, ये ध्यान रखिएगा। अब न्यायिक शक्ति, लास्ट। न्यायिक शक्ति के बारे में बात कराए तो इनके नाम मात्र ही शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि व्यवस्थित जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो संघीय सरकार के पास होती है। लेकिन फिर भी वर्तमान संविधान के अनुसार संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो इस तरह से इनके पास शक्तियाँ इतनी नहीं है। लेकिन शक्तियों की अगर बात करें तो क्या शक्तियाँ इनके पास हैं, तो अगर बताएं आर्टिकल 163 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 173, क्योंकि लास्ट हम पढ़ रहे हैं ना, अनुच्छेद 173 के अनुसार संघीय सरकार के पास शक्तियों की व्यवस्था है। न्यायिक शक्तियों में बात करें तो संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई कर सकती है, या फिर संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों को समाधान की याचिका पर निर्णय ले सकती है, यानी सामूहिक समाधान। समझा आ गया? ये दो शक्तियाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिखवा दूँ तो अपने द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति, यानी अगर ये जिस व्यक्ति को नियुक्त करती है
नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक जांच यानी हटा सकना, हटाने का वगैरह। और इसके अलावा समाधान तो सामूहिक समाधान की बात आए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर संघीय न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसके समाधान संबंधी यानी समा के ऊपर विचार करने की पावर है वो इनके पास रहती है। तो आज की क्लास काफ़ी क्लासिकल रही आपके लिए और सबके जो पढ़ रहे हैं और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी यूज़फुल बताई हैं। तो बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और आने वाली क्लास के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिएगा। और एक काम आपके लिए है, इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।